बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं क्लास 4 साइंस। इसके चैप्टर नंबर 6 फोर्स एंड मोशन दिया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट सीखेंगे। ठीक, इसके अलावा अगर आपको बाकी वीडियो चाहिए हो मैथ और साइंस दोनों के, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 है टिक ऑन द करेक्ट आंसर। दुरुस्त जवाब के ऊपर आपने टिक कर देनी है। पार्ट 1 है व्हाट इज फोर्स। तो फोर्स क्या है उसको आपने यहाँ पे सर्च करके टिक कर देनी है। तो फोर्स क्या होते हैं? जब भी आप किसी भी चीज को ना, जब आप धकेलेंगे या खींचेंगे तो उसके जो अमल है उसको कहा जाता है फोर्स। समझ गए? तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, उससे कहा जाता है फोर्स। तो यहाँ पे पुश, सिर्फ पुश ही नहीं होंगे, न ही सिर्फ पुल होंगे। लिफ्ट जो उठाना, तो सिर्फ उठाना ही क्या फोर्स नहीं होंगे, बल्कि पुश और पुल दोनों को कहा जाता है फोर्स। समझ गए? तो इसे आप यहाँ पे टिक कर देंगे। पार्ट डी दिया हुआ है, इसके ऊपर टिक कर देंगे। इसके बाद पार्ट 2 है व्हेन ए बॉडी चेंज इट पोजीशन। अगर एक बॉडी अपनी जगह को तब्दील करे तो उससे क्या कहते हैं? तो उससे फ्रिक्शन कहा जाता है, फोर्स कहा जाता है। तो फोर्स हमने अभी सीखा कि पुश पुल को फोर्स कहा जाता है, फ्रिक्शन कहा जाता है, या मोशन हरकत कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो लफ्ज़ है ना, वो होते हैं बॉडी चेंज। समझ गए? उसकी पोजीशन अगर यहाँ से चेंज होकर यहाँ चली जाए ना, तो उसे इंग्लिश में हम जानते ही है मोशन कहा जाता है, हरकत करना। तो यही आपका आंसर होंगे। समझ गए? इसके बाद है पार्ट 3 ऑल बॉडीज आर अट्रैक्ट टुवर्ड द अर्थ ड्यू टू। तो जब भी आप किसी चीज को ऊपर फेंकेंगे ना, तो यकीनी बात है वो दोबारा नीचे ही आएंगे। तो इसकी वजह, जिसकी वजह से तमाम इस जो जिस्म है वो जमीन की तरफ खींचे चले आते हैं, उसको क्या कहा जाता है? वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से हर चीज जमीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, वापस उसी की तरफ आते हैं? तो फोर्स हमने अभी देखा, ये तो नहीं है। फ्रिक्शन जो दरार, तो हम अब यह भी सीखेंगे। ग्रेविटी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से तमाम जो चीजें, ग्रेविटी ऑफ अर्थ की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये भी समझ लीजिएगा। तो ग्रेविटी ऑफ अर्थ, अर्थ की जो ग्रेविटी है उसी की वजह से तमाम जो चीजें हैं वो वापस उसी की तरफ वापस आते हैं। समझ गए? तो ग्रेविटी के ऊपर आपने टिक कर देनी है। पार्ट 4 है इफ वी अप्लाई द सेम फोर्स। अगर हम सेम फोर्स अप्लाई करेंगे, सेम फोर्स अगर आप यूज करेंगे ऑन ए टॉय कार जो खिलौने कार होते हैं उसको, इट विल ट्रेवल फर्दर ऑन। तो ये बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे। कहाँ पे वो ज़्यादा सफ़र करेंगे? तो क्या वो रॉकी सॉइल पे, मतलब जो मिट्टी है, पथरीली जो मिट्टी है, वहाँ पे ज़्यादा तेज़ी के साथ सफ़र करेंगे? मार्बल फ्लोर, तो फ्लोर तो इस तरह जो आपको नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा फ्लोर ऑफ ब्रिक, जो ईंटों का जो फर्श है वो, या ग्राउंड, जो ग्राउंड है वहाँ पे ज़्यादा तेज़ी के साथ वो एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करेंगे। अगर हम सेम फोर्स उस गाड़ी के ऊपर अगर हम धकेल, जब आप धकेलेंगे ना इसको, तो अगर सेम फोर्स यूज़ करेंगे तो कहाँ पे ये तेज़ी के साथ ट्रेवल करेंगे, ज़्यादा सफ़र करेंगे। तो यकीनी बात है जो बहुत ही प्लेन हो वहाँ पे वो ज़्यादा तेज़ी के साथ सफ़र करेंगे। तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो प्लेन है वो है मार्बल फ्लोर। तो ये इसी के ऊपर वो ज़्यादा तेज़ी के साथ वो क्या करेंगे, सफ़र करेंगे। यही है ना? इसके बाद है 5 विच मशीन कंसिस्ट ऑफ ग्रोड व्हील। तो कौन सा जो मशीन है वो जरीदार पहिया पर मुश्तमिल होते हैं? समझ गए? तो जो पुल्ली है वो होते हैं आपके पास ग्रोड व्हील के फॉर्म में। तो आप इसे सर्च कर, पुल्ली कहाँ पे है, ये होते हैं। तो इसके ऊपर आपने टिक कर देनी है। समझ गए? इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 2। इसको देखते हैं और आंसर भी लिख के एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो सवाल है आपके पास 2 राइट शॉर्ट आंसर्स। मुख्तसर जवाब लिखें। पार्ट 1 है हाउ आर फोर्स एंड मोशन रिलेटेड। तो किस तरह से जो फोर्स है वो और जो मोशन है, हरकत एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो है, वो रिलेटेड, उन दोनों के दरमियान ताल्लुक है। तो फोर्स और मोशन में क्या ताल्लुक है वो आपने एक्सप्लेन कर देनी है। समझ गए? तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जब तक कि कोई भी चीज़ ना, अगर आपने यहाँ से आगे यहाँ तक भेजनी हो
हो, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, फोर्स अप्लाई करना होता है। जब तक कि आप फोर्स को अप्लाई नहीं करेंगे, ये यहीं पे ही रहेंगे, ये एक जगह से दूसरी जगह कभी भी हरकत नहीं करेंगे। या कोई भी चीज़ जो यहाँ से हरकत कर रहे हो आगे, तो इसको हमें रोकना हो ना, तो उसके लिए हमें क्या करना है, फोर्स अप्लाई करना है ताकि ये यहाँ पे रुक जाए। समझ गए? तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब तक यहाँ पे है वो यहीं पे ही रहेंगे जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना करे। ठीक, तो ये आपने याद रखनी है। तो ये ताल्लुक है उन दोनों के बीच। तो आपने इसी को आंसर में लिखना है। आंसर में क्या लिखेंगे, फोर्स इज एन एक्ट। तो फोर्स क्या है, एक एक्ट है। एक्ट का मतलब अमल है। आप पुश एंड पुल, या जो धकेलना और जो खींचने का जो अमल है वो होते हैं फोर्स। फोर्स काज एन ऑब्जेक्ट मूव्स। तो फोर्स क्या करते हैं, सबब बनते हैं, किसी भी चीज़ को मूव करने का सबब बनते हैं। चेंज स्पीड, या उसका जो स्पीड है, रफ्तार है, उसको आप तब्दील कर सकते हैं, तेज़ करनी हो या कम करनी हो तो उसके लिए फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो तेज़ या कम होंगे ना। आर स्टॉप, अगर आपने रोकनी हो उस चीज़ को, जैसे कि कोई चीज़ यहाँ से जा रही हो, जैसे कि हम गाड़ियों में ब्रेक यूज़ करते हैं ना, तो वो ब्रेक क्या है, फोर्स अप्लाई करते हैं उस बॉडी के ऊपर, तब जाके वो रुकते हैं। विदाउट ए फोर्स, फोर्स के बगैर एन ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग विल कंटिन्यू टू मूव। कोई भी चीज़ जो मूव कर रहे हो वो फोर्स के बगैर मूव करते ही रहेंगे। एंड एन ऑब्जेक्ट दैट इज एट रेस्ट, अगर कोई जो चीज़ जो है ना, अगर रुके हुए हो तो वो कभी भी आगे नहीं जाएंगे जब तक कि आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। समझ गए? तो ये हो गया, एन ऑब्जेक्ट दैट इज एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। तो आपने इसी को आंसर में लिखना है। समझ गए? इसके बाद पार्ट 2 है, व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटी। तो ग्रेविटी हमने सीखा कि कोई भी चीज़ जो है ना, वो क्या करते हैं, अपनी तरफ दूसरे को खींचते हैं, तो वो जो फोर्स है वो उसी चीज़ का ग्रेविटी कहा जाता है। जैसे कि ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींचते हैं ना, तो ज़मीन की जो ग्रेविटी है वो क्या है, खींचना, उसकी वो फोर्स जिससे ज़मीन किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, उसे कहा जाता है ग्रेविटी। समझ गए? तो ऑन विच ऑब्जेक्ट इज, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे ये एक्ट होते हैं, तो यकीनी बात है ज़मीन, हमने अभी देखा ज़मीन के ऊपर एक्ट होते हैं। और इसी तरह के बहुत सारे चीज़ें हैं जहाँ पे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, वो होते हैं ग्रेविटी के जो है उनमें। अगर आप देखेंगे तो अगर आप बाल को ऊपर फेंकेंगे तो दोबारा नीचे आएंगे कि नहीं। तो ये इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल इसके साथ लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे आंसर में, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे ग्रेविटी द फोर्स विथ विच अर्थ पुल्ड बॉडीज टूवर्ड। वो अपनी तरफ खींचते हैं किसी भी जिस्म को, किसी भी चीज़ को अगर आप देखेंगे तो वो जो फोर्स है ना, वो अपनी तरफ खींचने का जो फोर्स है उसे कहा जाता है ग्रेविटी। इस सेल्फ इज कॉल्ड ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। अर्थ का ग्रेविटी होंगे। समझ गए? तो ये किसी दूसरे चीज़ के ग्रेविटी भी हो सकते हैं। ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट, ये हर चीज़ के ऊपर ये एक्ट करते हैं। इन द यूनिवर्स, जो कायनात में मौजूद हर चीज़ के ऊपर। समझ गए? तो सोलर सिस्टम, ये जो अर्थ है उसके जो मून गर्दिश कर रहे हैं वो ग्रेविटी की वजह से ही है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इसके एग्जांपल में आप 2-3 लिख सकते हैं। ग्रेविटी होल्ड द प्लैनेट्स इन ऑर्बिट अराउंड द सन। तो ये क्या करते हैं, ग्रेविटी जो है ना, वो सूरज के गिर्द जो सैयारों का जो मदार है उसको वो मदार में ही रखते हैं, आगे पीछे जाने की इजाज़त नहीं देते ग्रेविटी की वजह से। समझ गए? ए बॉल रिटर्न टू ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर वापस आते हैं ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से। वाटर फॉल्स ड्यू टू ग्रेविटी, तो आपने आबशार के थ्रू आपने देखा ही होगा, वो जो वाटर फॉल्स होते हैं ना, वो किस वजह से, ग्रेविटी की वजह से ही फॉल होते हैं। ठीक, तो इसमें और भी बहुत कुछ है, आप वो भी देख सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन फ्रिक्शन इन विच डायरेक्शन डज इट एक्ट। तो ये किस डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। समझ गए? तो जो फ्रिक्शन है उसको आपने डिफाइन करनी है, फ्रिक्शन की तारीफ करें, और ये किस समय में अमल करती है ये आपने लिखनी है। समझ गए? तो ये भी क्या है, फोर्स है जो हरकत करती हुई चीज़ों को रोकती है। समझ गए? जैसे कि अभी हमने देखा कि फोर्स में क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें अगर कोई चीज़ आगे हरकत कर रही हो तो ये जो वो फोर्स होती है जो इसको रोकने के लिए आप यूज़ करते हैं, वो होती है आपके पास फ्रिक्शन। समझ गए? तो ये आपने याद रखनी है, इसी को आपने आंसर में लिखना है। इसके बाद है इन विच डायरेक्शन डज इट एक्ट। तो यकीनी बात है ये किस समय में
तो इसके आंसर में हमने देखा कि ये मुखालिफ समेत में, यानी यहाँ से जा रहे हो तो उसको रोकने के लिए हम जो फोर्स यूज करते हैं वो होते हैं आपके पास फ्रिक्शन। तो इसी को आपने आंसर में लिखना है, समझ गए। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे फ्रिक्शन द फोर्स दे स्टॉप और टेंड टू स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो फोर्स जो आप किसी चीज को रोकने के लिए या रोकने की कोशिश करने के लिए जो फोर्स आप अप्लाई करते हैं उस फोर्स को एक खास नाम दिया जाता है, वो है फ्रिक्शन, समझ गए। तो फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट अगेंस्ट द डायरेक्शन, तो ये क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए ये फोर्स अप्लाई करते हैं, तो इस फोर्स को कहा जाता है फ्रिक्शन, समझ गए। इसके बाद अगला है सवाल, व्हाट इज द मशीन, मशीन क्या है एंड हाउ डज इट वर्क फॉर अस। तो ये हमारे किस काम आती है या आपने लिखनी है, समझ गए। तो मशीन का मतलब हर वो चीज़, हर वो आला, हर वो टेक्नोलॉजी जो आपके काम को आसान कर दे उसे कहा जाता है मशीन। किसी भी चीज़ को अगर आप देखेंगे ना तो वो जब भी वो आपके काम को आसान करे, आपके जो 10 घंटे का जो काम है वो 1 घंटे में कम करके मुकम्मल करे, तो वो तमाम चीज़ें जो आपके काम को आसान करे उसे मशीन कहा जाता है। और ये किस तरह से हमारे मदद कर सकते हैं, तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती है जिसमें से आप एक दो लिख सकते हैं, समझ गए। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे, आप यहाँ मशीन करके लिख सकते हैं, एवरीथिंग दैट मेक्स आवर वर्क इजियर इज कॉल्ड ए मशीन। हर वो चीज़ जो आपके काम को आसान कर दे, इजियर कर दे, उसे कहा जाता है मशीन। द मशीन मेक्स आवर वर्क इजियर बाय चेंजिंग द अमाउंट एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो मशीन फोर्स की जो मकदार है वो और समेत जो तब्दील करके हमारे जो डायरेक्शन है ना समेत, उसे तब्दील करके हमारे काम को आसान कर देते हैं, समझ गए। इसके बाद लास्ट है आपके पास सवाल है आपके पास, 5 वाई कैन नॉट वी वॉक इजीली ऑन आइस। तो जो बर्फ़ है वहाँ पे हम आसानी से क्यों नहीं चल सकते, क्योंकि आप जानते ही है कि जब भी आप बर्फ़ पे चलने की कोशिश करते हैं तो वहाँ से फिसलने का बहुत ज़्यादा इम्कान होती है, आपको बहुत एहतियात के साथ जाना होता है। तो ये क्यों हम आसानी के साथ इजीली वॉक नहीं कर सकते, तो आप जानते ही है कि हमने अभी सीखा फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में हमने क्या सीखा कि वो उन दोनों के दरमियान जो है ना रोकने का जो अमल है, अगर वो ज़्यादा हो तो यकीनी बात है हम जल्दी से चल सकेंगे। लेकिन यहाँ जो बर्फ़ है उसमें जो फ्रिक्शन है ना वो बहुत ही कम होते हैं, इसीलिए हम वहाँ पे आसानी से चल नहीं सकते, समझ गए। तो ये आइस हो गए और ये आपका जूता। तो आपके जूते और जो आइस है उन दोनों के दरमियान अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होता है तो यकीनी बात है जो फोर्स है वो ज़्यादा होते तो आसानी से आप चल सकते, लेकिन ये बहुत ही कम है, इसलिए आप यहाँ पे इजीली नहीं चल सकते, समझ गए। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे, वी कैन नॉट वॉक ऑन आइस इजीली बिकॉज देयर इज वेरी लिटल फ्रिक्शन। वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ही कम है बिटवीन द बॉटम ऑफ आवर शूज, आपके शूज के बॉटम जो निचला हिस्सा है वो, एंड द आइस और आइस के दरमियान, इसीलिए हम यहाँ पे इजीली चल नहीं सकते, समझ गए। तो ये हो गए आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस। अब आते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस दिया हुआ है, इनको भी अच्छी तरह से समझते हैं। तो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस में पार्ट 1 है लुक केयरफुली एट द पिक्चर। तो आपने यहाँ पे जो पिक्चर नजर आ रहे हैं इसको आपने देखनी है, समझ गए। गिवन बिलो वहाँ पे दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। तो इन तीनों को पिक्चर्स को आपने देखनी है, जो कि जो 3 जूते दिया हुआ है। विच वन ऑफ दी शूज इज सुइटेबल फॉर रॉकी सॉइल। तो ये इनमें से कौन सा जूता मौजू है रॉकी सॉइल, यानी पत्थरीली अगर मिट्टी हो तो वहाँ पे अगर आपने पैदल चलनी हो ना तो उसके लिए कौन सा वाला जूता मौजू है। विच वन फॉर प्लेग्राउंड, अगर खेल के मैदान में हो तो यकीनी बात है उसके लिए कौन सा वाला मौजू है। एंड विच वन फॉर आइसी सरफेस, अगर बर्फीली कोई सरफेस हो तो वहाँ पे अगर आपने वॉक करनी हो, चलनी हो, तो उसके लिए कौन सा वाला जूता मौजू है। एक्सप्लेन द रीजन इन योर आंसर, आपके आंसर को एक्सप्लेन भी कर देनी है, समझ गए। तो ये जो बाएं तरफ आपको बूट नजर आ रहे हैं ये बर्फीली सतह के लिए मुनासिब है, समझ गए। क्योंकि इसके जो नीचे ब्लेडर होते हैं, ब्लेडर क्या करते हैं कि आइस की जो सरफेस जो सतह है उसको वो फ्रिक्शन जो कि हमने अभी सीखा उसके वो और आइस के जो सरफेस है उन दोनों के दरमियान वो फ्रिक्शन यानी गर्माइश पैदा करती है, समझ गए।
तो यकीनी बात है जब गर्माइश होगी तो ये जो बर्फ़ का जो सरफेस एरिया है वो पिघलेंगे यकीनन। जब पिघलेंगे तो बर्फ़ पर आप इजीली आगे चल सकेंगे, समझ गए। तो ये आपने याद रखनी है। बीच वाला जो है वो यकीनन खेल के मैदान के लिए ये मौजू है। क्यों? क्योंकि जो जूते के जो नीचे है आपको नज़र आ रहे हैं कि लोहे के कांटे लगे हुए हैं। तो ये जो कांटे हैं ना वो फ्रिक्शन को कम करती है। जब फ्रिक्शन कम हो तो यकीनन खिलाड़ियों को भागने में कोई मसला नहीं होंगी, समझ गए। और इसके बाद लास्ट जो दाएं तरफ आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो जूता है ना ये पथरीली सतह के लिए मुनासिब होते हैं, समझ गए। तो यकीनन आप देख सकते हैं इसके नीचे रबर लगे हुए हैं। ये क्या करते हैं, फ्रिक्शन आपको प्रोवाइड करते हैं और ये फिसलने से आपको बचाते हैं। तो ये आपने समझना है, समझ गए। इसके बाद अगला है 2, द पेशेंट इज सिटिंग इन द व्हील चेयर। तो पेशेंट जो मरीज है यहाँ पे व्हील चेयर जो आपको नजर आ रहे हैं वहाँ पे बैठा हुआ है। विच मशीन विल बी हेल्प टू टेक हिम ऑन स्टेज एंड वाई। तो ये इसको ना स्टेज पर लेकर जानी है तो कौन सा वाला मशीन, यानी जो हमने अभी सीखा जो इजी कर देते हैं, इंसान के जो काम है उसको इजी कर देते हैं। तो अगर आप इसको स्टेज पर लेकर जानी हो ना तो ये जो सीढ़ी है यकीनन ये व्हील चेयर की मदद से आप इसके ऊपर जाएंगे तो सीढ़ी आपके लिए यकीनन बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सीधा इस तरह ना एक यूँ समझ लीजिएगा एक मशीन आप यहाँ पे लगाएंगे ताकि ये इजीली ऊपर जा सके, समझ गए। तो ये आप करेंगे। क्यों इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि आप इसको ना इजीली ऊपर लेकर जा सकते हैं। कम फोर्स अप्लाई करके आप इसे अपने मंजिल तक लेकर जा सकते हैं, समझ गए। इसके बाद है 4, इन्वेस्टिगेट। तो इन्वेस्टिगेट में दिया हुआ है सपोज यू आर राइटिंग ए नोटबुक। फर्ज करें कि आप एक नोटबुक लिख रहे हैं विद अ पेंसिल, पेंसिल की मदद से, पेंसिल के जरिए वो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के को बेस बना के ना आपने सवाल जो दिया हुआ है इनके जवाब देने हैं। पार्ट ए है व्हाट फोर्स डू यू यूज। तो आपने कौन सा वाला फोर्स यूज किया है, पुश या पुल व्हाइल राइटिंग, लिखते हुए, समझ गए। तो यकीनी बात है ये जो पेंसिल है आपको नजर आ रहे हैं, हम किसकी कौन सा फोर्स यूज कर रहे हैं, हम इसको ना पुश वाला फोर्स यूज कर रहे हैं ना कि पुल वाला, समझ गए। तो पुश करते जाते हैं तो ये क्या होंगे, यकीनन राइटिंग करते रहेंगे, लिखते रहेंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ फ्रिक्शन इन राइटिंग ऑन पेपर विद अ पेंसिल। तो फ्रिक्शन का क्या किरदार है इसमें लिखते हुए, अगर आप देखेंगे तो यकीनी बात है ये फ्रिक्शन जो है ना, यकीनन ये अगर इसमें फ्रिक्शन नहीं होता तो ये पेंसिल हमारे हाथ में नहीं रहते, ये इस तरह गिर जाते, ठीक। तो यकीनन ये हमारे हाथ और में जो पेंसिल है वो फ्रिक्शन की वजह से ही है ना। और दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे तो पेंसिल का जो सिक्का है कागज़ पर चिपक जाते हैं, ये जो है ये किस वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, समझ गए। तो इसी वजह से आपको यहाँ पे जो हम लिखते हैं वो नज़र आते हैं, नहीं तो नज़र नहीं आते, समझ गए। अगर कागज़ और पेंसिल के दरमियान में फ्रिक्शन नहीं होता तो यकीनी बात है ना सिक्का कागज़ से चिपकेंगे और ना ही आप इस काबिल होंगे कि आप यहाँ पे कुछ लिख सके। इसके बाद है आफ्टर यूजिंग द पेंसिल व्हाई डू वी नीड टू शार्प इट। तो जब आप यूज़ करते हो तो इसको तराशने की ज़रूरत क्यों होती है, तो इसकी फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि जो फ्रिक्शन है ना वो बढ़ जाती है। तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए हमें इसको तराशना पड़ता है, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक। 5 है प्रोजेक्ट मेकिंग ए पुली फॉर होस्टिंग ए फ्लैग। तो अगर आपने फ्लैग को लटकानी हो तो उसके लिए आप पुली यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं तो ये आपने बनानी है, समझ गए। तो मेक ए मस्ट इन द स्कूल ग्राउंड विथ द हेल्प ऑफ ए बम्बो एंड एन आयरन हैंगर, ए स्मॉल वुडन रील, रोप, फ्लैग, प्लम लाइन एंड ब्रेक, होस्ट द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान विद दिस पुली। तो ये चीज़ें आपको ज़रूरत होंगी। ये डंडा आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे रस्सी आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये तो नीचे जो है ये तमाम चीज़ें आपको चाहिए होंगे। उसकी मदद से आपने पुल्ली बनानी है ताकि ये इस झंडे को ना ऊपर इजीली लेकर जा सके, नीचे इजीली लेकर जा सके, समझ गए। तो बनाइएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा, अगर नहीं तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। इसके अलावा अगले वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं, ठीक। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।